नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जांचिए अपनी तैयारी का स्तर। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? रीट 2022 के एग्जाम के लिए 1 महीना आपका बचा है और उसी तैयारी को परखने के लिए आपके लिए स्टार्ट किया है टेस्ट रीट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और इससे संबंधित हमारा ये 5वां भाग रहेगा। इससे पहले हमने चौथा पार्ट देखा था जिसमें रोग फर्स्ट पार्ट देखा था। रोग से संबंधित जो एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक है 6th क्लास टू 10th क्लास, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रीट 2022 के लिए बनने थे वो सभी क्वेश्चन हमने इन टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज चल रही है उनमें शामिल किए हैं। तो इसके अंतर्गत हमने पार्ट फर्स्ट में एनसीईआरटी बायोलॉजी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो शामिल किए हैं और कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं वो हमारे रोग सेकंड वाला जो पार्ट है आज का जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे, क्योंकि रोग का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा बड़ा है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पड़ेगा। तो यदि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स का रोग जनक है। चिकन पॉक्स जिसे हम कहते हैं छोटी माता। छोटी माता एक होता है स्मॉल पॉक्स, ये भी ध्यान में रखना है। स्मॉल पॉक्स जिसे हम बड़ी माता कहते हैं। इस शब्द पे नहीं जाना, स्मॉल शब्द पे नहीं जाना, क्योंकि स्मॉल पॉक्स है उसे बड़ी माता कहते हैं, इसे ही हम चेचक भी कहते हैं। और एक होता है चिकन पॉक्स और इसका रोगजनक यहाँ पर पूछा है तो ऑप्शन फर्स्ट है हर्पीज वायरस, सेकंड है लेप्टोस्पाइरा जीवाणु, थर्ड है अर्बो वायरस और फोर्थ है कॉर्नी बैक्टीरियम डिफथेरियाई। अब देखो यहाँ पर चिकन पॉक्स का जो वायरस होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हर्पीज वायरस जो होता है इसी के कारण चिकन पॉक्स रोग होता है। एक मैंने कल इसके वायरस का एक नाम और बताया था आपको, इसे कहते हैं हम वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। और स्मॉल पॉक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस और ये जो रोग होता है चेचक, ये अभी भारत से उन्मूलित हो चुका है। और यहाँ पर ध्यान में रखना, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पोलियोमाइलाइटिस का रोग जनक है। पोलियोमाइलाइटिस का रोग जनक है। ऑप्शन फर्स्ट है अर्बो वायरस, सेकंड है रेप्डो वायरस, थर्ड है एंटेरो वायरस और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो मैंने कल भी आपको बताया था पोलियोमाइलाइटिस का जो रोग जनक होता है वो पोलियो वायरस होता है और ये वायरस से होने वाली बीमारी है। तो लेकिन जो पोलियो वायरस होता है ये भी कौन सी कैटेगरी में आता है? एंटेरो वायरस है या राइनो वायरस है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पोलियो वायरस होता है या पोलियो माइलाइटिस होता है ये रोग होता है एंटेरो वायरस से, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसके लिए मैंने 2 वैक्सीन भी बताई थी आपको, एक तो ओपीवी बताई थी और एक आईपीवी बताई थी। एक तो होती इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन और एक ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है ये मुख्य द्वारा, जो 2 बूंद जिंदगी की हम बोलते हैं वो मुख्य द्वारा यही दी जाती है। और एक इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन होती है जो आपको इंजेक्शन की द्वारा शरीर में प्रवेश की जाती है। और इनके खोजकर्ताओं के नाम भी ध्यान में रखना। इसकी खोज साल्क ने की थी और इसकी खोज साबिन ने की थी, ये हमने कल डिस्कस किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एडिज इजिप्टाई मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? एडिज इजिप्टाई ये किसी रोग का वाहक होता है। ये कौन से रोग का वाहक होता है अभी हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, सेकंड है डेंगू, थर्ड है अमीबियासिस और फोर्थ है हेजा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एडिज इजिप्टाई जो मच्छर होता है इसके काटने से डेंगू रोग हो जाता है, क्योंकि ये डेंगू रोग की वाहक होती है एडिज इजिप्टाई मच्छर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डेंगू विषाणु की वृद्धि रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेंगू विषाणु की वृद्धि रोकने के लिए ऑप्शन फर्स्ट है माइकोफेनोलिक एसिड, सेकंड है रिबाविरिन और फोर्थ है उपयुक्त दोनों, थर्ड उपयुक्त दोनों और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही हमारे राइट हो जाएंगे, माइकोफेनोलिक एसिड और रिबाविरिन, उपयुक्त दोनों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आइसोनिएजिड का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये और एक
आइसोनिएजिड, थोड़ा सा नाम ही इसी प्रकार का है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है छोटी माता, सेकंड है चेचक, थर्ड है तपेदिक। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो पीलिया, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तपेदिक रोग जिसे हम टीबी भी कहते हैं, और ये कोरोनी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, और इसके उपचार के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आइसोनिएजिड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा करता है? इंपॉर्टेंट है ये डीपीटी का टीका, ये अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। डीपीटी का टीका, तो डी से हो जाएगा डिफ्थीरिया, इसी के नाम में छुपे हैं रोग, डिफ्थीरिया। पी से हो जाएगा पर्टुसिस, और टी से हो जाएगा टिटेनस। तो डीपीटी का जो टीका होता है ये डिफ्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस के लिए लगाया जाता है, और इसी पर्टुसिस को हम काली खांसी भी कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट डिफ्थीरिया, सेकंड काली खांसी, थर्ड है टिटेनस, और फोर्थ उपयुक्त सभी। तो ये फोर्थ वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीपीटी का टीका होता है ये डिफ्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस तीनों के लिए ही लगाया जाता है। एक होता है बीसीजी का टीका, जिसकी मैंने कल के वीडियो में बात की थी, तो ये टीबी के लिए और कुष्ठ रोग के लिए उपयोगी है, तो ये ध्यान में रखना है कुष्ठ रोग के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिफ्थीरिया रोग है, तो डिफ्थीरिया रोग किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है और आनुवांशिक है। तो ये जीवाणु जनित रोग है डिफ्थीरिया, और इसके जीवाणु का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कोरोनीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया, ये जो आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि डिफ्थीरिया रोग का रोगजनक कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है माइक्रोबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई, सेकंड है कोरोनोबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई, थर्ड है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और फोर्थ है कोरोनीबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोरोनीबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई जो होता है ये डिफ्थीरिया रोग का रोगजनक होता है, लेकिन जो ये भी ध्यान में रखना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये टिब्बी रोग इसी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लेप्टोस्पाइरा जीवाणु से कौन सा रोग होता है? लेप्टोस्पाइरा, ऑप्शन फर्स्ट है लीवर सिरोसिस, सेकंड है हिपेटाइटिस, थर्ड है बंदिता, और फोर्थ है फर्स्ट और सेकंड दोनों। लेप्टोस्पाइरा जो रोग जीवाणु होता है इसके कारण लीवर सिरोसिस और हिपेटाइटिस ये दोनों ही हो जाते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और इसे हम पीलिया रोग भी कहते हैं सामान्यतः, पीलिया रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पेनिसिलिन तथा एरिथ्रोमाइसिन जो कि प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक्स हैं, इनका उपयोग किस रोग में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है क्षय रोग, सेकंड है डिप्थीरिया, थर्ड है पीलिया और फोर्थ है मलेरिया। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग के उपचार के लिए पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक्स जो एरिथ्रोमाइसिन है इनका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस रोग के निदान हेतु लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, 2-3 टेस्ट मैं आपको यहीं पे भी बता देता हूँ। लेप्रोमिन टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पीलिया, सेकंड है क्षय रोग और थर्ड है टाइफाइड और फोर्थ है कुष्ठ रोग। तो लेप्रोमिन टेस्ट है ये कुष्ठ रोग के निदान के लिए किया जाता है। एक होता है विडाल टेस्ट, जो अच्छे से ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विडाल टेस्ट जो होता है ये टाइफाइड के निदान के लिए किया जाता है। एक होता है एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट जो होता है ये किया जाता है एड्स रोग के निदान के लिए। और एक दो और हैं जो आपको आगे क्वेश्चन में आएंगे, उसी प्रकार से मैं आपको बता दूंगा। तो ये ध्यान में रखना, लेप्रोमिन है वो कुष्ठ रोग के लिए निदान के लिए किया जाता है। अमीबियासिस के लिए सत्य कथन है, अमीबियासिस जो कि अमीबा या प्रोटोजोन से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये तो सही है। ये यकृत को प्रभावित करता है जिससे हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, ये भी सही है। इसका रोगजनक एंट अमीबा स्टोलिटिका होता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी सही है। प्रोटोजोआ जनित रोग है अमीबियासिस, यकृत को प्रभावित करता है और इसका जो रोगजनक होता है वो एंट अमीबा स्टोलिटिका होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कुनेन और क्लोरोक्विनोन कुनेन और क्लोरोक्विनोन के द्वारा किस रोग का उपचार किया जाता है? तो पहले तो ये भी पता होना चाहिए कुनेन प्राप्त किसके होती है। तो सिनकोना नामक जो वृक्ष होता है, सिनकोना, उसकी छाल से कुनेन प्राप्त होती है।
ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, थर्ड है मधुमेह है, फोर्थ है थर्ड है कैंसर और फोर्थ है पीलिया। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग के उपचार के लिए क्विनेन और क्लोरोक्विनेन का उपयोग किया जाता है जो सिनकोना छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, टेट्रासाइक्लिन व टेरोमाइसिन जो कि प्रतिजैविक है, टेट्रासाइक्लिन और टेरोमाइसिन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, सेकंड है अमीबियासिस, थर्ड है ओस्टियोपोरोसिस और फोर्थ है वर्णांधता। तो यहाँ पर देखो जो मलेरिया रोग है इसके उपचार के लिए हमने बात कर ली किसका उपयोग किया जाता है, क्विनेन और क्लोरोक्विनेन का उपयोग किया जाता है। ओस्टियोपोरोसिस होता है तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। वर्णांधता विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमीबियासिस के उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन और टेरामाइसिन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सा रोग है जिसमें टांगे धनुषाकार, वक्ष कबूतरनुमा तथा दांतों में इनेमल का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है? टांगे धनुषाकार, वक्ष जो होता है, कबूतरनुमा और दांतों में इनेमल वाला जो पार्ट है जो हमारे शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है हमारे शरीर का, सबसे मजबूत पदार्थ। तो ये ध्यान में रखना है। इनका क्षय यानी कि विघटन होना प्रारंभ हो जाता है कौन से रोग में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है हेमरेज, सेकंड है रिकेट्स, थर्ड है स्टेरिलिटी और फोर्थ है डेंगू। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है इसे ओस्टियोपोरोसिस भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मलेरिया के लिए असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन इसमें पूछा मलेरिया रोग के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है मादा एनाफ्लीज मच्छर के प्लाज्मोडियम रोगजनक से फैलता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होती है ये वाहक होती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि मलेरिया रोग की वाहक कौन होती है? मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। जबकि प्लाज्मोडियम जो होता है ये रोगजनक होता है, रोगजनक। ये भी ध्यान में रखना दोनों ही। प्लाज्मोडियम की कुल 4 जातियां हैं जो मलेरिया रोग फैलाती है। प्लाज्मोडियम की खोज मोंटा ग्रीयर ने की थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट हो जाएगा क्योंकि असत्य कथन यहाँ पर पूछा है। ऊपर वाले आपके दोनों सही हैं। तो मोंटा जो ग्रीयर है इन्होंने एड्स रोग के वायरस का पता लगाया था, ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मधुमेह रोग का कारण क्या है? मधुमेह रोग किससे संबंधित है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित है। अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित है। इसमें होता क्या है, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और ये हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन की अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण होता है। नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ये कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी हो जाए तभी तो जो ब्लड शुगर है उसको इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। लेकिन जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ये बदल नहीं पाएगा। नेक्स्ट है अग्नाशय में ग्लूकागोन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होने पर, यह आपका सही हो जाएगा। कारण पूछा है, अगर यहाँ पर कमी होता तो ये भी आपका सही होगा। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना कि अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन जब कम मात्रा में स्रावित हो तब मधुमेह रोग की संभावना हो जाती है, और एक अग्नाशय से ग्लूकागोन हार्मोन की अधिक मात्रा में स्रावित होने पर यह रोग की संभावना बढ़ जाती है। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित हो, हाँ ये दे रखा ना यहाँ पर, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। एक चीज यहाँ पर यह भी ध्यान में रखनी है आपको, जो अग्नाशय के अंदर अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार की, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। अल्फा जो होती है ये ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। बीटा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और जो डेल्टा सेल या गामा सेल्स होती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो ग्लूकागोन जो होता है ये क्या करता है, जो हमारी लीवर होती है उसमें ग्लाइकोजन जो होता है उसे ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, लेकिन इंसुलिन जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विनक्रिस्टिन तथा विनब्लास्टिन का उपयोग किया जाता है। विनक्रिस्टिन तथा विनब्लास्टिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मधुमेह के उपचार में, सेकंड कैंसर के उपचार में, थर्ड है वर्णांधता के उपचार में, फोर्थ है एड्स के उपचार में या बचाव में। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर के उपचार में विनक्रिस्टिन तथा विनब्लास्टिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कैंसर का कारण बनता है। कैंसर किसके कारण होता है?
तो एक कारण तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि जो अनियमित कोशिका विभाजन होता है, अनियमित सेल डिवीजन, अनियमित सेल डिवीजन होता है, उससे कैंसर हो जाता है। ऑप्शंस की बात करें तो एक्स रेज तथा यूवी रेज, ये भी सही है। एक्स रे के कारण और यूवी रेज की अधिक मात्रा जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो इससे भी क्या हो जाती है, कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। सेकंड है कोशिकाओं के अनियमित वृद्धि व विभाजन के कारण, ये भी सही है। थर्ड है धूम्रपान के कारण, आपने देखा होगा ये तो जब जो ये पुड़िया वगैरह आती है उनके ऊपर आपने देखा होगा गले में कैंसर के रूप में उसके ऊपर दिखाया जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है इस प्रकार से, तो धूम्रपान से भी हो सकता है ये। और फोर्थ उपरोक्त सभी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कैंसर जो होता है ये कोशिकाओं के अनियमित वृद्धि विभाजन से हो जाता है, यूवी रेज से होता है, एक्स रेज से होता है और धूम्रपान से भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है, यानी कि इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, सेकंड है इन्फ्लुएंजा, थर्ड है एड्स और फोर्थ है हेजा। तो ये दोनों तो क्या है, वायरस से होने वाले रोग हैं, ये भी अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। हेजा ये विब्रियो कोलोरी से होता है, कल इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन मलेरिया जो रोग होता है इसकी हम बात करें तो मलेरिया रोग है ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोन है उसके कारण होता है। और इस प्लाज्मोडियम की जो वाहक होती है वो होती है मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ये वाहक होता है इसका, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कालाजार का कारण बनता है। तो कालाजार रोग है ये कौन सा फैलाता है इसमें। ऑप्शन फर्स्ट है स्करी, सेकंड है ट्रिपनेसोमा, थर्ड है लिस्मानिया और फोर्थ है बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिस्मानिया जो होता है ये एक प्रोटोजोन से ये क्या करता है, कालाजार रोग फैलाता है। और एक ट्रिपनोसोमा होता है तो ये हमारे अंदर निंद्रा रोग है वो फैलाने का कार्य करता है ट्रिपनोसोमा। और यहाँ पर ध्यान में रखना कि जो कालाजार रोग है इसकी वाहक कौन होती है, तो ये सीसी मक्खी होती है, सीसी मक्खी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता, मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन फर्स्ट है डेंगू, सेकंड है मलेरिया, थर्ड है मस्तिष्क ज्वर या एनसेफेलाइटिस और फोर्थ है न्यूमोनिया। देखो डेंगू मच्छर द्वारा होता है, मलेरिया होता है और ये मैंने बताया था एडिस इजिप्टाई जो मच्छर होता है उसके द्वारा फैलता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा, मस्तिष्क ज्वर या एनसेफेलाइटिस होता है ये भी मच्छर द्वारा होता है। लेकिन न्यूमोनिया जो होता है ये प्रदूषित जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वेक्टर यानी कि वाहक की सही परिभाषा कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है वह जीव जो संक्रामक कारकों को एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाता, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है। ऑप्शन फर्स्ट है फेफड़े, सेकंड है यकृत, थर्ड है प्लीहा और फोर्थ है छोटी आंत। तो टाइफाइड का जो रोग जनक होता है वो है साल्मोनेला टाइफी और जिसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं। और इसके लिए जो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट किया जाता है, ये ध्यान में रखना अच्छे से, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो छोटी आंत होती है। यदि आपको ये जितने भी क्वेश्चन है ये उपयोगी लग रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोफोबिया जिसे हम रेबीज रोग भी कहते हैं, रेबीज हाइड्रोफोबिया का रोग कारक है। ऑप्शन फर्स्ट है रेप्डोवायरस, सेकंड है स्ट्रीट वायरस, थर्ड है लाइसा टाइफेस्ट और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो रेबीज जो होता है ये रेप्डोवायरस के कारण होता है, ये अच्छे से हमें ध्यान में रखना। और ये जो रेप्डोवायरस से संक्रमित जो एनिमल्स होते हैं उनके काटने से ये होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। बीसीजी का सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बीसीजी का टिक्का किसके लिए लगाते हैं, एक तो टीबी के लिए और एक कुष्ठ रोग के लिए लगाते हैं, दोनों ध्यान में होने चाहिए। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट है बेसिलस कैलमेट गुएरिन, कल मैंने बताया था, बेसिलस कुलमेटी गुएरिन, ब्लैक कुलमेटी गुएरिन, बेसिलस क्लाइमेट गुएरिन। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था बेसिलस की फुल फॉर्म बेसिलस कोमेट गुएरिन बताया था, लेकिन कोमेट भी सही है, यहाँ पर मिल जाए तो कोमेट भी सही हो जाएगा आपका। बेसिलस कैलमेट गुएरिन ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, खसरा रोग
का रोगजनक है, खसरा रोग का रोगजनक कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है रूबेला वायरस, सेकंड है मोरबिली वायरस, थर्ड है पोलिनोसा मार्बिलोरम और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका जो खसरा रोग का जो रोगजनक होता है वो रूबेला वायरस होता है और इसके कुछ अन्य नाम भी है, मार्बिलोवी वायरस भी कहते हैं इसे, पोलिनोसा मार्बिलोरम भी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एड्स बीमारी में से प्रभावित होने वाला तंत्र है। एड्स बीमारी में हमारे शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो एड्स के बारे में मैंने कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताई दी थी क्योंकि ये HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इसकी फुल फॉर्म हम बात करें तो AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसके लिए जो टेस्ट होता है वो मैंने कल आपको बताया था, एलिजा टेस्ट है वो इसके लिए किया जाता है। और एलिजा की फुल फॉर्म यहाँ पर आप ध्यान में रख लीजिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, तो ये ध्यान में रखनी है। तो एड्स जो रोग होता है इसमें कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है पाचन तंत्र, सेकंड श्वसन तंत्र, थर्ड है केंद्रिका तंत्रिका तंत्र और फोर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, एलिजा टेस्ट किस रोग के निदान में उपयोग में लिया जाता? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, एड्स रोग के निदान में एलिजा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, आनुवांशिक रोग इनमें से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया रोग क्या है? एक प्रकार का आनुवांशिक रोग जो मैंने आपको कल भी बताया था। सेकंड है वर्णांधता, नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी क्या है? एक आनुवांशिक रोग है। थर्ड है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है जिसे हम मोनोसोमी भी कह सकते हैं। तो ये भी क्या एक आनुवांशिक रोग है। फोर्थ उपयुक्त सभी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम को हम मंगोलिज्म भी कहते हैं, सॉरी डाउन सिंड्रोम होता है एक, जिसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, उसे हम मंगोलिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है पायरिया, सेकंड है दाद, थर्ड है दमा और फोर्थ है डाउन सिंड्रोम। दाद जो होता है ये कवक के कारण होता है, दमा ये बैक्टीरिया के कारण होता है और डाउन सिंड्रोम है ये गुणसूत्र में विकृति के कारण होता है। इसमें क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है और इसे हम मंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलिज्म भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पायरिया में क्या होता है? हमारे दांते या मसूड़ों से क्या हो जाता है? खून निकलने लग जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, एथलीट फूट रोग है, ये किसके कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणु जनित, सेकंड है प्रोटोजोआ जनित, थर्ड है कवक जनित, फोर्थ है वायरस जनित। तो एथलीट फूट रोग होता है ये कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, क्षय रोग यानी कि टीबी की जीवाणु की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो टीबी है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। तो इस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पता है वो सबसे पहले किसने लगाया था? ऑप्शन फर्स्ट है हेंसन, सेकंड है रॉबर्ट कोच, थर्ड है ब्लूमबर्ग और फोर्थ है मोंटाग्रियर। तो मोंटाग्रियर तो मैंने आपको बताया था, तो इन्होंने तो एड्स जो वायरस होता है उसका पता लगाया था। ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट कोच, जिसे प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी हम कहते हैं। इन्होंने ही क्षय रोग का जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसकी खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, प्लेग किस जीवाणु से होता है? प्लेग रोग जिसे हम काली मौत भी कहते हैं, काली मौत, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। काली मौत किस रोग को कहते हैं? तो प्लेग को कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है हीमोफिलिक पर्टुसिस। तो हीमोफिलिस पर्टुसिस जो होता है ये काली खांसी जो होता है उसके लिए उसके हीमोफिलिक पर्टुसिस जीवाणु से काली खांसी रोग हो जाता है, पर्टुसिस जिसे हम कहते हैं। और इसके लिए मैंने आपको टीका भी बताया था, कौन सा टीका बताया था? DPT का टीका बताया था, पास्टोरेला पेस्टिस। तो इसी के कारण क्या होता है? प्लेग रोग होता है, पास्टोरेला पेस्टिस। और ये जियोप्सिला जो होता है जिसे हम पिस्सू कहते हैं, तो पिस्सू जो होता है इसका रोग वाहक होता है, जबकि आज से पिस्सू पाया किस पे जाता है? तो ये चूहे पे पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना, पास्टोरेला पेस्टिस जो होगा इसी का राइट आंसर हो जाएगा, इसके कारण प्लेग रोग होता है। मिक्सो वायरस, तो मिक्सो वायरस से खसरा रोग होता है वो मिक्सो वायरस के लिए होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36,
टिटेनस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये थोड़ा सा मिस हो गया है। टिटेनस रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन फर्स्ट, ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि टिटेनस रोग होता किसके कारण है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नामक जो जीवाणु है उसके कारण ये रोग होता है, टिटेनस रोग। ऑप्शन फर्स्ट है आंत, सेकंड है श्वसन तंत्र, थर्ड है तंत्रिका तंत्र और फोर्थ है त्वचा को। तो टिटेनस रोग होता है ये तंत्रिका तंत्र होता है उसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखो इसके लिए टीका भी आपको मैंने बताया था, वो टीका भी ध्यान में रखना है, डीपीटी का टीका। तो डीपीटी का डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस के लिए लगाया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, रेबीज से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा? तो रेबीज से हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है श्वसन तंत्र, सेकंड है तंत्रिका तंत्र, थर्ड है प्रतिरक्षा तंत्र और फोर्थ है यकृत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तंत्रिका तंत्र जो होता है, रेबीज है, टिटेनस है, इनसे प्रभावित होने वाला अंग है, जबकि प्रतिरक्षा तंत्र है ये एड्स से प्रभावित होने वाला अंग है। श्वसन तंत्र ये टीबी से प्रभावित होता है। यकृत होता है ये जो पीलिया रोग होता है जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं उससे प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा रोग अस्थि मज्जा को प्रभावित करता, बोन मेरो को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर बोन मेरो आ गया, तो इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब ब्लड का फॉर्मेशन पूछ ले कि भ्रूणावस्था में किस में होता है, तो भ्रूणावस्था के समय यकृत में होता है। लेकिन ब्लड का फॉर्मेशन अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है, लेकिन ब्लड बैंक पूछ ले आपसे, ब्लड बैंक, ये हम जब ब्लड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उस समय भी बात करेंगे। ब्लड बैंक या ब्लड जो आरबीसी है उनका कब्रिस्तान पूछ ले तो वो हो जाएगा प्लीहा। तो ये ध्यान में रखने, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन अस्थि मज्जा में होता है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा या स्प्लीन को कहते हैं। और भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शंस की बात करें तो मलेरिया, सेकंड है पायरिया, थर्ड है पेचिस और फोर्थ है काला आजार। तो अस्थि मज्जा को काला आजार रोग प्रभावित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से सिंड्रोम को मंगोलिया रोग के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा सिंड्रोम है जिसे मंगोलिया रोग भी कहते हैं? मंगोलिया में क्या होता है कि सिर बड़ा होता है, होठ बड़े होते हैं, आंखें थोड़ी चौड़ी होती है, यानी कि डरावना सा मुंह होता है उनका, तो मंगोलिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, सेकंड है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, थर्ड है टर्नर सिंड्रोम और फोर्थ है पटाउ सिंड्रोम। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, 47 हो जाती है, और एक गुणसूत्र की इसमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी एक गुणसूत्र की। और इस ट्राइसोमी के कारण क्या हो जाता है, और इस जो बच्चा होता है उसका मुंह जो होता है उसमें सिर बड़ा हो जाता है, आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब डरावना सा मुंह हो जाता है उनका, मंगोलिया जाति के जैसे ही वो दिखाई देते हैं, इस कारण इसे मंगोलिया रोग कहा गया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भी गुणसूत्रों में वृद्धि होती है, और ये गुणसूत्रों में वृद्धि कौन सी होती है, अक्ष गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो एक गुणसूत्र में यहाँ पर कमी होती है, गुणसूत्र में कमी होती है, ये मोनोसोमी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, वर्णांधता रोग। वर्णांधता रोग में किस रंग को पहचानने में समस्या आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा ही छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्णांधता रोग में किस रंग को पहचानने में समस्या आती है? ऑप्शन फर्स्ट है लाल रंग तथा नीले रंग, सेकंड है लाल तथा नारंगी रंग, थर्ड है लाल व हरे रंग और फोर्थ है नीले व हरे रंग। तो ये अच्छे से ध्यान में रखना, लाल व हरे रंग को पहचानने में जो वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसे समस्या आती है। और वर्णांधता एक प्रकार का क्या है, आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा सिंड्रोम केवल महिलाओं में देखने को मिलता है या महिलाओं में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, सेकंड है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, थर्ड है टर्नर सिंड्रोम और फोर्थ है पटाउ सिंड्रोम। तो यहाँ पर हम बात करें जो टर्नर सिंड्रोम होता है
ये केवल महिलाओं में देखने को मिलता है। सामान्यतः हम बात करें ये पुरुषों में नहीं होता, जबकि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम ये पुरुषों में भी हो सकता है और महिलाओं में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। टोटल हमने आज इस वीडियो में 41 क्वेश्चन देखे हैं और लगभग 35 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे। तो इस प्रकार से हमारे लगभग 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, 70 से 80, जिसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जानकारी भी दी है। तो इस प्रकार से आपका रोग वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट यहाँ पर कवर हो जाता है। इससे बाहर आपको रोग से संबंधित क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और आगे कुछ पोषण से संबंधित रोग जो आएंगे वो हम आगे जब पोषण वाला टॉपिक करेंगे उसमें डिटेल से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।